चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग ग्लोरियस. आज इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन यानी कि क्रांति की शुरुआत किस तरह से हुई है इसकी इंफॉर्मेशन हम देने वाले हैं. लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि किस तरह से राजाओं ने किस तरह से टैक्स में बढ़ावा किया था, टैक्स में इंक्रीज की थी. तब किस तरह से डिबेट चल रहा था फ्रांस में, इसकी इंफॉर्मेशन हमने ली थी. और जैसे ही ऐसी डिबेट चल रही थी तो फिर से एक न्यूज अखबारों में आ गई. कौन सी वो न्यूज थी? इंक्रीज द टैक्सेस, यानी कि राजाओं ने और टैक्सेस बढ़ा दिए थे. कि क्या आप सोच सकते हैं कि कैसे ये राजाओं ने किया होगा? लेकिन ओल्ड रीजन के प्रिंसिपल से अगर हम देखते हैं तो इतना बड़ा जो डिसीजन है वो शायद अकेला राजा नहीं ले सकता था. और उसमें ये भी हमें दिखाई देता है कि राजाओं को जिस वक्त जरूरत पड़ती थी तब वो पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि जिसे हम स्टेट जनरल कहते हैं, मतलब जब उनको जरूरत मिलती थी तो जनरल स्टेट की मीटिंग बुलाकर उनको किस तरह से उन्होंने लिया हुआ निर्णय पर वो मंजूरी लेता था. लेकिन इस वक्त कौन से भी उन्होंने टैक्स में जितने भी बढ़ा लिए थे तो उन्होंने मंजूरी नहीं ली थी. लेकिन इस वक्त उन्होंने तय किया था कि जिस तरह से टैक्स में बढ़ोतरी दिन ब दिन हो रहे थे तो नेशनल असेंबली, जिसे हम थर्ड स्टेट कहते हैं, ये फ्रेंच में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स के नाम से जाने जाते हैं. और इस वक्त उन्होंने तय किया था कि स्टेट जनरल, जिसे हम नेशनल असेंबली भी कहते हैं, और जनरल सभा का मीटिंग का आयोजन करके जो उनका प्रपोजल है टैक्स बढ़ाने का, उस प्रपोजल को इस नेशनल असेंबली की मंजूरी लेनी है. इस तरह से उन्होंने तय किया था. लेकिन इससे पहले हमने देखा है कि वेयर कॉल टू मीटिंग कब वो बुलाता था? जब उनको लगता था कि नेशनल असेंबली को बुलाना है, मतलब जब उनको लगता था कि टैक्स में बढ़ावा करना है तो सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए, सिर्फ मंजूरी लेने के लिए वो जनरल स्टेट का क्या करता था? मीटिंग बुलवाता था. लेकिन इस तरह से हमें पता चलता है कि हमने इससे पहले देखा है कि जनरल स्टेट पर पूरी तरह से राजाओं का कंट्रोल था. और इसीलिए पूरा कंट्रोल था, इसीलिए उनको जब लगता था कि मीटिंग को बुलाना है तब वो बुलाता. फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमें बताया है कि अगर लास्ट टाइम की जो जनरल स्टेट की मीटिंग है वो राजाओं ने कब बुलाई थी? 1614 को बुलाई थी. मतलब देखो 1614 में क्या हुआ था? ये लास्ट मीटिंग उन्होंने बुलवाई थी. और इस जो दौरान कौन सा शुरू है? यह है 1789 का दौर शुरू है. लगभग 1614 टू 1789 तक अगर हम बात करते हैं तो 175 इयर्स से पहले राजाओं ने ऐसी जो स्टेट जनरल की जो मीटिंग है वो अरेंज नहीं की थी. और इसीलिए लगभग 175 साल बाद उन्होंने जनरल स्टेट की सभा उन्होंने बुलाई थी. लेकिन ये जो सभा है ये बुलाने के बाद हमें समाज के किस तरह से इकोनॉमिकल कंडीशन से समाज जा रहा है ये हमें मालूम है. एक तरफ जिनका इनकम नहीं है उनके लिए टैक्स बढ़ता ही जा रहा है, और एक तरफ राजाओं का जो राज दरबार में खर्चा चल रहा है वो पूरा करने के लिए वो टैक्स में बढ़ोतरी कर रहे हैं. और इसीलिए ऐसी सिचुएशन में हम फ्रांस जा रहा था, ऐसा हमें देखने को मिलता है. लेकिन राजाओं ने जो जनरल स्टेट की सभा बुलाई थी
तो इस जनरल स्टेट की सभा उन्होंने जो वर्साइल पैलेस में उन्होंने अरेंज की थी, तो रिस्प्लेंडेंट हॉल, देखो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही पुअर है और उनको जरूरत थी टैक्स बढ़ाने का प्रपोजल को मंजूर करने की। तो उन्होंने जिस रिप्रेजेंटेटिव्स को उन्होंने बुलवाया था उनका बहुत ही वेलकम करने के लिए उन्होंने आलीशान भवन बनाया था। और फ्रेंच में इस पर भी बहुत डिबेट हुआ था कि जरूरत ना होने पर इस तरह से रिप्लेंडेंट हॉल यानी कि आलीशान भवन की निर्माण करने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरा पॉइंट, इस तरह से जब उन्होंने जनरल स्टेट की सभा बुलाकर इस तरह की उन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट की थी, मतलब देखो प्रतिनिधियों की व्यवस्था यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट उन्होंने किस तरह से की थी, सीटेड इन रो फेसिंग ईच अदर, मतलब फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट ये दोनों एक दूसरों के सामने उनकी बैठने की व्यवस्था उन्होंने की थी। लेकिन नेशनल असेंबली का जो तीसरा पार्ट है वो है जनरल स्टेट, जिसे हम थर्ड स्टेट के नाम से भी देखते हैं। और देखो जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट है उनको एक दूसरे के सामने फ्रंट हॉल के फ्रंट साइड पे उनको बिठाने की व्यवस्था कर ली और उनके पीछे जो थर्ड स्टेट है उनको उनके पीछे उन्होंने बिठाया। मतलब देखो किस तरह से थर्ड स्टेट के लोगों को देखने का और उनके बारे में किस तरह की सोच है ये हमें सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में हमें पता चलता है। और इसके बाद जब उन्होंने थर्ड स्टेट जनरल का प्रिंसिपल्स ये है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि फर्स्ट स्टेट था, सेकंड स्टेट था और ये थर्ड स्टेट था। इस तरह की पहले तो जो स्टेट है किस तरह की व्यवस्था उन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट की थी ये हमने देखा है। लेकिन यहां में ये देखना है कि फर्स्ट स्टेट के जो मेंबर्स थे वो कितने थे, 300 मेंबर्स थे। सेकंड स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो वहां भी कितने मेंबर्स थे, 300 मेंबर थे। मतलब कुल मिलाकर इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो इनके लगभग 600 रिप्रेजेंटेटिव हमें दिखाई देते हैं, जो कि थर्ड स्टेट के मेंबर्स भी कितने थे, 300 थे। मतलब देखो कि इस तरह से दो स्टेट के मेंबर्स कुल मिलाकर 600 और ओनली थर्ड स्टेट के मेंबर्स 600 होते हैं। ये क्यों पता है, ये क्यों इतना रिप्रेजेंटेटिव थर्ड स्टेट के ज्यादा है, आपको मालूम होगा शायद कि इससे पहले के टॉपिक में हमने देखा है कि फ्रेंच में फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ही कम है और इसीलिए उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बहुत ही कम है। लेकिन लगभग फ्रेंच में जो 80% पॉपुलेशन है वो थर्ड स्टेट के लोग हैं और इसीलिए थर्ड स्टेट के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। लगभग 2 स्टेट के बराबर हमें दिखाई देते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि देखो स्टेट जनरल, मतलब जब स्टेट जनरल की मीटिंग होती है तब हमें उनका प्रिंसिपल्स हमें ये दिखाई देता है। स्टेट जनरल का प्रिंसिपल्स क्या है, यहाँ पर देखो ईच स्टेट हैज वन वोट, मतलब एक फर्स्ट स्टेट का एक वोट, सेकंड स्टेट का एक वोट और थर्ड स्टेट का एक वोट। इस तरह से 3 स्टेट के एक स्टेट हैड वन वोट, यानी कि एक स्टेट का एक वोट, ऐसा प्रिंसिपल्स हमें स्टेट जनरल का दिखाई देता है। मतलब आपको ये समझ में आया होगा कि
हर स्टेट में क्लेरिकी यानी कि धर्मगुरु का समावेश होता है। सेकंड स्टेट में कुलीन जिसे हम नोबिलिटी का कह सकते हैं, और ये जो दो क्लास के लोग हैं यही प्रशासन चलाते हैं, राजाओं के अधिकारों में इंटरफेयर कर सकते हैं। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ये सब चलाने का काम ये फर्स्ट दो स्टेट के लोग करते हैं। लेकिन उनको मालूम था कि अगर थर्ड स्टेट के लोगों की मेजोरिटी ज्यादा है तो अगर इनका हमने माना तो हमारे जो प्रिविलेजेस है, जिससे हम विशेष अधिकार जो है हमें मिले हैं वो शायद कम हो सकती है। इसलिए उन्होंने थर्ड स्टेट और सेकंड स्टेट का दो मतलब मेजोरिटी दो वोट की हो गई, प्लस ये मेंबर ज्यादा है फिर भी ये मेजोरिटी नहीं है। इस तरह के प्रिंसिपल्स हमें कुछ स्टेट जनरल के स्वभाव के दिखाई देता है। लेकिन इस वक्त जो मिडिल क्लास के लोग हैं इन्होंने ये सब उनके दिमाग में बहुत ही कुछ चल रहा था, क्योंकि थर्ड स्टेट में प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स, बिजनेसमैन, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर्स, थिंकर्स इन सब का समावेश था। और ये सब समाज में ये जो स्थिति चल रही है ये अच्छी नहीं चल रही है, इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए उन्होंने अभी ठान लिया था। तो उनका ऐसा मानना था कि ईच स्टेट हैड वन वोट, यानी कि एक स्टेट को एक वोट देना है, ये जो प्रिंसिपल्स है ये हमें मंजूर नहीं है। तो फिर किस तरह से वोटिंग चाहिए? तो वन पीपल वन वोट, यानी कि अगर क्लियरिटी और नोबिलिटी की स्टेट के अगर कुछ लोग रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहते हैं कुछ रीजन की वजह से, तो इनके डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें 600 पीपल्स या रिप्रेजेंटेटिव हमें दिखाई देता है। मतलब अगर वोटिंग होता है तो इनकी ही मेजोरिटी होती है। और इसीलिए ये मिडिल क्लास के लोगों ने अभी तय किया है कि हमें जो स्टेट जनरल का जो प्रिंसिपल है वो हमें मंजूर नहीं है। तो मतलब यहाँ में पार्लियामेंट दिखाई देता है। हमारे देश में जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का अधिवेशन जब होता है तब ऑपोजिशन पार्टी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव वहां पे रहते हैं, और गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट में जिन पार्टियों का गवर्नमेंट रहता है उनके भी मिनिस्ट्री वहां पर रहते हैं। वो जब मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट के बॉडी में पार्टी में रहते हैं वो कुछ बताते हैं, तब ऑपोजिशन वाले पार्टियों को जो वो मंजूर नहीं होता है, एक्सेप्ट नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं? सदन से त्याग करते हैं, सदन से बाहर निकलते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो हमें मंजूर नहीं है। और ऐसी जो हमारे पार्लियामेंट्री में ऐसी जो कुछ ट्रेडिशंस है, ये मेरी सोच से अगर हम देखते हैं, मेरी सोच यह है कि ये ट्रेडिशन हमें फ्रेंच हिस्ट्री से यहाँ पर आई है। क्योंकि 1789 में जब फ्रेंच से पहले फ्रेंच में मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान असेंबली से कुछ लोग ऐसे बाहर निकलते थे जो उनको असेंबली में जो कुछ चल रहा है वो एक्सेप्ट नहीं होता, तब ऐसा पार्लियामेंट में चलता है। और इस तरह से क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट ये जो चल रहे थे, देखो डेमोक्रेटिक का जो प्रिंसिपल्स है कौन सा? वन पीपल वन वोट। ये जो प्रिंसिपल डेमोक्रेटिक का है ये किन की सोच से आया है? द फादर ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की थिंक से आया है, यानी कि जीन जैक रूसो, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के फादर माने जाते हैं। उन्होंने सोशल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस ग्रंथ में ये कुछ डेमोक्रेसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर डेमोक्रेसी चाहिए तो वन पीपल का वन वोट होना चाहिए, जो अभी नेशनल असेंबली ने थर्ड स्टेट के लोगों ने यानी कि मिडिल क्लास के लोगों ने ऐसे ही रूल्स को फॉलो करने का प्रयास किया है। लेकिन क्या हुआ? ये जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव है ये तो मानने वाले नहीं थे, तो फिर इन्होंने माना नहीं तो ये सदन के बाहर गए हैं। लेकिन वो
कहाँ गए हैं? वो गए हैं वर्साइल, फ्रांस के वर्साइल के जो टेनिस कोर्ट है। मतलब देखो यहाँ पर ये जो थर्ड स्टेट के लोग हैं ये अपने आप को स्पोकमैन समझते थे। स्पोकमैन जिसे हम प्रवक्ता कहते हैं, लेकिन क्या हुआ है कि ये जो स्पोकमैन है, ये स्पोकमैन क्या हुआ है कि यो अपने आप को प्रवक्ता समझते थे। मतलब थर्ड स्टेट ही फ्रेंच का प्रतिनिधित्व करने वाला सभागृह है, इस तरह की जो सोच उनकी थी। तो फिर उस सदन से बाहर आने के बाद वो क्या हुआ है, वो टेनिस कोर्ट पर पूरे गैदर हुए हैं। लगभग 7000 लोग वहां पर उस टेनिस कोर्ट पर जमा हुए हैं और उसके बाद उन्होंने कुछ सवाल लिए, देखिए शपथ ली थी। क्या शपथ ली थी कि जब तक फ्रेंच में संविधान के तहत शासन या डेमोक्रेसी आती नहीं तब तक हम टेनिस कोर्ट से हटेंगे नहीं, ऐसी शपथ उन्होंने ली थी। उसके बाद दूसरी शपथ जो प्रिविलेजेस, जिसे हम नोबेलिटी और क्लेरिटी, इनको जो विशेषाधिकार मिले हैं जिसे हम प्रिविलेजेस कहते हैं, जब तक इनके प्रिविलेजेस डिस्ट्रॉय नहीं होते या उनका अबोलिशन नहीं होता है तब तक हम यहाँ से यानी कि टेनिस कोर्ट से नहीं हटेंगे। इस तरह का उन्होंने शपथ लिया था। लेकिन यहाँ पे दिलचस्प बात हमें ये दिखाई देते हैं, देखो इंटरेस्टिंगली क्या हमें दिखाई देता है कि ये जो टेनिस कोर्ट पर जमे हुए थे उनको लीडरशिप किसने किया था? मिराबो एंड एबेसिए, इन दो यंगर्स ने किया था। और दिलचस्प बात यह है कि अधिकार किन लोगों को मिले हैं? फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट, इनको अधिकार मिले हैं और इनके ही अधिकारों के खिलाफ थर्ड स्टेट के लोग टेनिस कोर्ट पर जमा हुए हैं। लेकिन देखो दिलचस्प बात कौन सी है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो मिराबो है, इस मिराबो ने लीड किया था टेनिस कोर्ट में जमे हुए लोगों का। तो ये मिराबो कौन है? सेकंड स्टेप में उनका जन्म हुआ है जिसे हम नोबिलिटी कहते हैं, यानी कि कुलीन वर्गों को जो विशेषाधिकार जन्म से प्राप्त हुए हैं उसी कुलीन वर्ग में मिराबो का जन्म हुआ है। और यही उसी प्रिविलेजेस के अगेंस्ट आम लोगों के सामने टेनिस कोर्ट में वो शपथ ले रहा है कि इसी हम प्रिविलेजेस को खत्म करने वाले हैं। ये दिलचस्प बात है। दूसरी दिलचस्प बात हमें एबीसीए के बारे में हमें दिखाई देते हैं। एबीसीए जो थर्ड स्टेट का यानी कि क्लेरिकी यानी कि धर्मगुरु के समाज में उनका जन्म हुआ है, लेकिन वो भी आज मिराबो के साथ उसे क्लेरिकी या नोबिलिटी के खिलाफ, अधिकारों के खिलाफ अभी वो थर्ड स्टेट के नेतृत्व कर रहे हैं। मतलब थर्ड स्टेट को जो उनका कार्य चल रहा था उनको और भी मोटिवेशन मिलने लगा कि हम जो कर रहे हैं वो बराबर कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि उसी टेनिस कोर्ट के सबके सामने मिराबो ने अपने साथ जो परचेस लाया था वो परचेस निकाल कर सब लोगों के सामने ऐसा पावरफुल स्पीच दिया है। देखो मिराबो ने इतना पावरफुल स्पीच दिया है, सब लोगों को उन्होंने प्रभावित किया है। और इसके बाद जो एबीसीए है, एबीसीए ने एक पत्र लिखा है, न्यूज लिखा है, उसका टाइटल था व्हाट इज द थर्ड स्टेट, यानी कि थर्ड स्टेट क्या है। मतलब ऐसे कुछ क्लेरिकी एंड नोबिलिटी के क्लास के लोग ही अगर ऐसे विचार को स्प्रेड कर रहे हैं तो यहाँ थर्ड स्टेट के यानी कि मिडिल क्लास के लोगों को और मोटिवेशन मिलने वाला है, जो हमें यहाँ दिखाई देता है। लेकिन देखो इस तरह की सिचुएशन फ्रांस में जो चल रही थी, दूसरी तरफ जो नेशनल असेंबली है वो ड्रॉप
वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग का कार्य उनका चल रहा था कि फ्रेंच के संविधान निर्माण करने का कार्य दूसरी तरफ उनका कार्य चल रहा था और एक तरफ एबीसी ने टेनिस कोर्ट पर शपथ ली थी। इस तरह की कुछ सिचुएशन चल रही थी। तो दूसरी तरफ फ्रेंच में जो इकोनॉमिक कंडीशन लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा था यह हमें मालूम है, लेकिन जो ज्यादा है इस बार बैड हार्वेस्ट चल रहा था, यानी कि फ्रांस में बहुत ही ज्यादा कड़क ठंडी थी, जो हर विंटर की वजह से फसल नहीं आई थी। ये फसल नहीं आई तो हमें सब्सटेंसेस के बारे में उस पॉइंट में हमारा जो वीडियोस है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है, उसकी लिंक उस द सब्सटेंसेस हैपन, इसमें किस तरह से लोगों को जीने के लिए संघर्ष निर्माण कर रहे थे और किस तरह से संकट निर्माण हुआ था, इसकी इंफॉर्मेशन हमने दी है। देखो मतलब अगर फसल नहीं आती, बहुत ही ज्यादा विंटर था और इसके बाद यहाँ पर फसल न होने के बाद गुड्स की जो प्राइस है वो बहुत ही इंक्रीज होती है। यहाँ पर प्राइसेस रोज होती, हमें ऐसा बताया है। प्राइसेस में रोज होना यानी कि ऐसा माना जाता है कि प्राइस में इतनी इंक्रीज हुई है कि वस्तुओं की जो प्राइस है वो गगन को छूने वाली है, गगन को छू गई है या आकाश को छू गई है, इतनी गुड्स की प्राइस बढ़ गई है। तो किस तरह से देखो दूसरी तरह ऐसी सिचुएशन और समाज में ऐसे गुड्स की प्राइस अगर बढ़ते तो जो सप्लायर्स है, देखो यहाँ पे जो सप्लायर्स है ऐसी स्थितियों का ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज लेने का प्रयास करते हैं और ऐसा हमें यहाँ दिखाई देता है कि जो सप्लायर्स थे वो ज्यादा ही बढ़े हुए प्राइस का एंजॉय कर रहे थे, लेकिन शॉप में उनके जो बेकरियां है जिसे हम ब्रेड कहते हैं, वो ब्रेड को मिलाने के लिए बहुत ही क्राउड हो रही थी, फिर भी वहां उनको बेकरी नहीं मिल रही थी। तो आपको हम नेक्स्ट पॉइंट में देखने वाले हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ वुमन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि किस तरह की महिलाएं ब्रेड को पाने के लिए कतार में खड़े रहते थे, उनके पास स्मॉल चिल्ड्रंस भी थे और ऐसे सिचुएशन को किस तरह से वो हैंडल कर रही थी। और इस तरह से कुछ शॉप में जो कुछ बहुत ही क्राउड था, तो इसी सिचुएशन में एक उनके पास एक न्यूज आई है। क्या न्यूज आई है कि राजाओं ने पेरिस में सेंड द ट्रूप्स, यानी कि राजाओं ने पेरिस शहर में सैनिकों को भेज दिया है। अब सैनिकों को भेज दिया मतलब यहाँ पे गोलीबार हो सकता है, ऐसी सिचुएशन में और लोग घबरा गए हैं, इसीलिए उन्होंने अब युद्ध में सक्रिय एक्टिव होने के लिए अब उन्होंने क्या किया है, देखो यहाँ पर किंग ऑर्डर ऑन 14 जुलाई, जब हमने द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को टॉपिक की शुरुआत की थी, इस वीडियो का द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इस टॉपिक का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। और देखो ऑन द 14 जुलाई को सब लोगों ने, महिलाओं ने बैस्टिल का पड़ाव किया है, जो निरंकुश अधिकारों का प्रतीक माना जाता था। और इस तरह से बैस्टिल का पड़ाव मतलब मोनार्की का पड़ाव, और इस तरह से बैस्टिल का पड़ाव करने के बाद ये लोग तो इधर उधर दरबार में जाकर कुछ सशस्त्र, जिसे हम सामग्री कहते हैं युद्ध करने के लिए, वो कलेक्ट करने के लिए वो जा रहे थे। और इसी के बाद रिमर्स स्प्रेड, ये अफवाहें चल रही थी, ये अफवाहें
स्प्रेड हुई थी। क्या अफवाहें स्प्रेड हो रही थी? राइट क्रॉप्स। राइट क्रॉप यानी क्या कि खेती में जो फसल बहुत ही पका हुआ है, पका हुआ फसल जो अभी घर में आने वाला है, तो जो पेशेंट है वो बहुत ही खुश होने वाले हैं। लेकिन अफवाह ये आई थी कि ये जो म्यांमार है, जिसे हम फ्यूडल कहते हैं, जहांगीर कहते हैं, जहांगीरों ने पहाड़ों से सैनिक लेकर खेतों में वो जो क्रॉप है, जिसे हम राइट क्रॉप कहते हैं, उनको डिस्ट्रॉय वो करने वाले हैं। इस तरह की अफवाहें इन समाज में आ रही थी। तो बाद में ये अफवाहें चल रही थी, तो इसी के साथ लोगों ने बैस्टिल में जाकर, दरबार में जाकर बर्न डाउन द डॉक्यूमेंट, यानी कि जहांगीरों के पास लोगों के खेती के जो कुछ डॉक्यूमेंट या दस्तावेज थे वो कलेक्ट कर दिए और सब बर्न डाउन, यानी कि जलाकर राख कर दिए, ताकि उनके खेतियों के सबूत उनके पास कुछ भी नहीं रहना चाहिए। और बाद में क्या हुआ? और इस तरह के समाज में जो कुछ चल रहा था, लुईस 16 को ये पता चला है कि ये जो समाज में ये जो शक्ति का जन आंदोलन की पावर है, उसका अंदाजा अब मोनार्क को आ गया है। और उन्होंने तुरंत जो नेशनल असेंबली को मंजूरी दी है कि हमें नेशनल असेंबली मंजूर है। इतना ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में उनके जो अधिकार है, वो अधिकारों को लिमिटेशंस मिले थे, वो भी उन्होंने एक्सेप्ट कर दिए। और वो दिन है 4 अगस्त 1789। ये जो डेट है फ्रेंच के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट इस डेट को माना जाता है कि इसी दिन क्या हुआ है कि जो विशेषाधिकार है, फ्यूडल सिस्टम के जो विशेषाधिकार है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को जो अधिकार है, वो सब अधिकारों को डिस्ट्रॉय किया गया, अबोलिशन किया गया, यानी कि अधिकारों की समाप्ति की गई। इतना ही नहीं, चर्च को यानी कि धार्मिक कर, टाइप और जो अदर कुछ टैक्सेस है वो भी रिजेक्ट कर दिए। और ऐसा माना जाता है कि धर्मगुरु के पास की जो वेल्थ है, मतलब संपत्ति है, वो भी गवर्नमेंट में उन्होंने सबमिट की है। और लास्ट का पॉइंट जो है, ऐसा माना जाता है कि इसी धर्मगुरु के संपत्ति को जब उन्होंने सरकार में जमा कर दी, तो उनकी प्राइस लगभग 2 मिलियन थी, यानी कि 2 अरब लिव्र, जो फ्रेंच का करेंसी माना जाता है। 2 अरब लिव्र गवर्नमेंट में संपत्ति और बढ़ गई है। इस तरह से इस वीडियो में हमने द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, यानी कि फ्रेंच में क्रांतियों की शुरुआत किस तरह से हुई है, इसकी इंफॉर्मेशन हमने देखी है। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।